आज वीडियो के पार्ट नंबर 2 में हम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन नॉन एक्सियल पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, डायपोल मैंने आपको बताया है कि दो चार्जों से मिलकर के बना होता है, माइनस की और प्लस की। सिंगल आवेश भी वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। डबल आवेश होने के नाते इसके चारों तरफ हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी जो आई थी, उसका जो एक्सप्रेशन आया था वो था E = 1/4πε0 2p/r³। लेकिन आज हमको नॉन एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डायपोल का एक्सप्रेशन निकालना है। लिखेंगे माना -q। छात्र लैंग्वेज को अपने आप बनाना सीखें। जो डायग्राम में दिख रहा है उसी अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज लिखते चले आइएगा। छात्रों सुनिएगा, माना -q व +q आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिसका केंद्र O है। इसके केंद्र से, ध्यान करने वाली बात है, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर नॉन एक्सियल पॉइंट पर एक बिंदु P है, जहां पर दूसरा टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसके सेंटर O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट लेंगे, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 है व -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है। राइट डाउन +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 = एक बात और है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल l है और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। नाउ द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपकी जो साइड बनेगी, -q से p तक की दूरी √r² + l² होगी। इसी प्रकार +q आवेश से p तक की दूरी √r² + l² होगी। Now the intensity of electrical field due to +q charge at point P, vector E1 is equal to 1/4πε0 k और q divided by, देखिए गौर करिएगा, यहाँ पर √r² + l² है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √ डिलीट हो जाएगा। नाउ इसे हम लिख सकते हैं r² + l²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रखा हुआ Q0, इस Q0 जो रिपल्सन फोर्स फील करेगा Q के जाती, इसलिए इसकी डायरेक्शन होगी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऊपर की ओर। देखेंगे बाहर की ओर। ना the intensity of electrical field due to -q charge at point P, vector E2 = 1/4πε0 k q √r² + l²। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर +q चार्ज है, Q0 चार्ज है और ये -q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन होगी इसकी अंदर की ओर, आप देखिएगा खास बात यह है कि इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आई है E1 = 1/4πε0 q
अपान अंडर क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी आई है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ वी कैन से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 के मान समान हैं, अतः E1 इज इक्वल टू E2। कंफर्म है कि E1 का मान E2 के बराबर है। अब देखिए कक्षा 9 से आप लोग पढ़ते चले आए हैं, यदि फोर्स तथा डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल है तो किसी भी भौतिक राशि में यदि इंक्लाइनेशन कंडीशन में कोई चीज है तो वहां पर हम कंपोनेंट निकालते हैं। देखिएगा E1 जो है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है, इसी प्रकार E2 जो है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है। इसलिए E1 और E2 को घटकों में वियोजित करने पर E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर divide E1 and E2 into components, divide E1 and E2 components, right? देखिए ये थीटा कोण है जो E1 का क्षैतिज के साथ झुकाव है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। इन फ्रंट साइड ऑफ थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। थीटा के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण तथा बची हुई भुजा आधार होती है। तो आधार, ये आपको क्षैतिज घटक पता करना है, तो आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा, तो आधार बराबर कर्ण cos थीटा और कर्ण का मान है E1, इसलिए आधार का मान होगा E1 cos थीटा, अर्थात E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। इसी प्रकार ये कोण होगा 90 माइनस थीटा, तो फिर थीटा के सामने की भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये आपका लंबोत घटक बताएगा, तो आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा, लेकिन थीटा ना होकर के 90 माइनस थीटा होगा, अतः cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, अतः E1 का ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा होगा। E1 का ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा होगा। इसी प्रकार लिख सकते हैं हम कि E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा व ऊर्ध्व घटक E2 sin थीटा होगा। E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा तथा E2 का ऊर्ध्व घटक E2 sin थीटा होगा। मानिए रखता है यहाँ पर कि E1 और E2 का मान बराबर आया था, अंतर यहाँ पर E1 और E2 का है, तो E1 बराबर E2, इसका E1 का ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा तथा E2 का ऊर्ध्व घटक E2 sin थीटा है, तो ये परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं, अतः दोनों E1 व E2 के ऊर्ध्व घटक परस्पर शून्य हो जाएंगे, अतः परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी तथा इनके क्षैतिज घटक E1 व E2 के क्षैतिज घटक जुड़कर ही परिणामी तीव्रता बनाएंगे, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि E1 बराबर E2, तो वेक्टर E इज इक्वल टू E1 बराबर E2, तो E2 का मान हम E1 के बराबर ले लें, बराबर 2E1 cos थीटा बराबर 2 इंटू 1 अपान, चाहे E1 का मान रखिए चाहे E2 का मान रखिए, 1 अपान 4πε0 k और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, आधार है आपका L और कण है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ 2QL बराबर वेक्टर P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P, तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2p अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 अपान 2, इसकी पावर 1 अपान 2 मानी जाती है, तो 1 अपान 2 प्लस 1 मिला करके 3 अपान 2 हो जाएगा। लिखेंगे कल के डेरिवेशन में मैंने बताया था कि जो ये आपका जल है वो R की अपेक्षा बहुत ही कम है, तो L इज वेरी लेसर देन R, यानी L के पद को छोड़ देंगे हम, तो आपका बनेगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k और ये 2p अपान ये R स्क्वायर की पावर 3 अपान 2 R स्क्वायर 3/2, ये कैंसिल, अतः E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2p अपान 2p Q इंटू 2L बराबर P नॉट 2 को डिलीट करेंगे, बराबर P अपान RQ। इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो होगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k P अपान RQ। देखिए मैंने आपको बताया था एक्सियल पॉइंट के लिए जो तीव्रता आई थी वो आई थी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान RQ, याद रखिएगा छात्रों। और जो नॉन एक्सियल पॉइंट की तीव्रता आई है वो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k और P अपान RQ।